भाई मैसेज तो कर दिया करो। एकदम से पापा ने शाम में आके बोला कि अच्छा देखिएगा, आपने लास्ट टाइम जो करा था, लास्ट टाइम ना हमने ये देखा था कि एक केस देखा था, टोटल 6 केसेस थे कि कॉन्केव मिरर में इमेजेस किस तरीके से बनती हैं। तो टोटल जो केसेस थे वो 6 थे, हमने एक केस देखा था और उसमें हमने जो रूल्स यूज़ करे थे वो वाले रूल्स थे जो हमने 4 रूल्स करे थे कॉन्केव मिरर में। एक बार वो रूल्स देख लीजिए क्या क्या थे। देखिए पहला रूल जो था उसमें हमने ये कहा था, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, फिर 6 के 6 केसेस वो देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये कॉन्केव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये पोल है, ठीक है। तो हमने जो पहला रूल देखा था, पहला रूल ये था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो उससे टकराने के बाद, वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर फोकस था, तो कोई भी रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो मिरर से टकराएगी और टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर जाएगी। तो ये तो पहला रूल था। दूसरा रूल क्या था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है, जैसे मान लीजिए ये तो कॉन्केव मिरर हो गया, ये हमारा पोल हो गया, फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, 1 मिनट वेट करें, कहाँ से और किस नाम से, तो पहला केस ये था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। दूसरा केस ये था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है तो इस एरो का मतलब ये है कि रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, इंसिडेंट हो रही है, इस पर टकरा रही है, तो ये जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते वापस लौट आएगी। तो ये जो बैक एरो है इसका मतलब क्या है कि ये रिफ्लेक्टेड रे भी यही है, इंसिडेंट रे भी यही है, रिफ्लेक्टेड रे भी यही है, ठीक है। तो ये दूसरा हमने रूल देखा था। जो तीसरा रूल था, तीसरा रूल ये था कि अगर ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये पोल हो गया, तो तीसरा रूल जो है वो पहले वाले रूल का उल्टा था। पहले वाले रूल का उल्टा कैसे, भाई देखिए यहाँ पर क्या था कि एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। हम कुछ उल्टा देखते हैं कि अब हम रे ऑफ लाइट को फोकस से गुजार देते हैं। तो अगर रे ऑफ लाइट फोकस से होकर गुजरती है ऐसे, तो फिर ये प्रिंसिपल इससे मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। हो गया उल्टा। तो पहले क्या था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो मिरर से टकराकर फोकस से गुजरेगी, और अगर कोई रे ऑफ लाइट रे ऑफ लाइट यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है तो वो जिस रास्ते जाएगी वो टकरा के उसी रास्ते वापस लौटेगी। तीसरा रूल ये कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर गुजर रही है तो वो मिरर से टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। चौथा रूल देखिएगा, कि अगर कोई भी रे डायरेक्टली पोल पर स्ट्राइक करती है, अगर पोल पर स्ट्राइक करती है तो जो एंगल
जो इंसिडेंट रे यहाँ पर एंगल बनाएगी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही एंगल यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगी। जिस एंगल पर स्ट्राइक करेगी उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। समझ गए? तो ये हमारे 4 रूल्स थे। अब इन 4 रूल्स को यूज़ करते हुए हमने ये देखना शुरू करा था कि इमेज किस किस तरीके से बनती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन किस किस तरीके से होती है। तो हमने इसमें केस 1 देखा था। मैं केस 1 दोबारा से बता रहा हूँ, आप लोगों को नोट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले रिवाइज करेंगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो केस फर्स्ट क्या था? when the object is placed when the object is placed between पोल एंड फोकस। अगर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख दिया जाए तो क्या होगा? ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। हमने पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया था ऐसे, ए और बी। ऑब्जेक्ट को हमेशा हम बोलते हैं ए बी। अब हम क्या करेंगे कि पहले एक रे ऑफ लाइट ऐसी लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है रे ऑफ लाइट, ये मिरर को टकरा के फोकस से होकर गुजरेगी। मिरर को टकराने के बाद जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो पहले मिरर को टकराती है और फिर फोकस के पैरेलल फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी रे ऑफ लाइट के लिए हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता तो मैं डायरेक्टली उससे निकलने वाली रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देता। अब हमारा ऑब्जेक्ट तो आगे रखा हुआ है, तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले रूट को कैसे यूज़ करेंगे? हम एक स्केल लेंगे और हम जो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का हेड और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनको अलाइन करवा देंगे ऐसे। मतलब हमने स्केल लिया और स्केल को टच कर देंगे यहाँ से और स्केल को टच कर देंगे यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ताकि एक लाइन ड्रॉ करी जा सके जो इसको और इसको छूती हुई निकले। तो ये लाइन हो गई। तो चाहे तो कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रही हो, चाहे कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से अलाइन हो रखी हो, वो जैसे ही मिरर को टकराएगी उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। ठीक है? तो हमने क्या करा कि ये तो यहाँ से निकलने वाली इंसिडेंट रे थी, ये टकराने के बाद जब वापस आई तो इस रास्ते गई तो इसी रास्ते वापस आ गई। तो यहाँ से ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर तो खुलती जा रही है और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये काफ़ी नैरो हो गई, यहाँ पर काफ़ी ब्रॉड है, यहाँ पर काफ़ी नैरो है। हम ये देखते हैं कि जहाँ पर भी हमारी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो जहाँ पर मिलती हैं हमारा इमेज वहीं पर बनेगा। ठीक है? रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पर मिलेंगी, जहाँ पर आकर इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पर हमारा इमेज बनेगा। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये मिलती हुई तो नज़र नहीं आ रही है यहाँ पर। ठीक है? ये तो यहाँ पर खुलती जा रही है, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो रेज हैं काफ़ी नज़दीक हैं। तो अगर इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये यहाँ पर मिल जाएगी। और अब हम ये कहेंगे जहाँ पर ये मिली है यहीं पर इमेज बन जाएगी। तो इसको ऐसे 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 हमने ड्रॉ कर लिया, डॉटेड रे से हमने ड्रॉ करा, इसको हम बोल देते हैं ए डैश बी डैश। ठीक? तो हम हर एक केस में, क्योंकि मैं इमेज फॉर्मेशन के केसेस देख रहा हूँ,
तो हर एक केस में हम एक सीक्वेंस लेकर चलेंगे PNS, पोजीशन, नेचर, साइज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी इमेज बनी है उसका पोजीशन क्या है, तो वो कहाँ बन रही है, पीछे की तरफ। तो आप यहाँ लिखेंगे इमेज फॉर्म image formed will be behind the mirror। सेकंड, नेचर, जो भी इमेज मिरर के पीछे बनेगी उसको बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड, साइज, पोजीशन, नेचर, साइज। तो साइज क्या होगा इसका, आप देखें ऑब्जेक्ट तो छोटा है और जो इमेज है वो बड़ी बन रही है, तो साइज क्या हो गया इसका, बड़ा। इसको क्या बोलेंगे, या तो एनलार्ज्ड या फिर मैग्नीफाइड। एनलार्ज्ड कह दीजिए या मैग्नीफाइड कह दीजिए, एक ही बात है। इसके बाद दूसरा केस हम देखेंगे, केस सेकंड। When the ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F, अगर ऑब्जेक्ट को आपने फोकस पर ही रख दिया तो क्या होगा, when the object is placed at F। यहाँ पर फिर से मिरर बनाए, फिर से मिरर बनाएंगे। तो ये कॉन्केव मिरर हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर हमारा पोल हो गया, इधर ले लीजिए फोकस, इधर ले लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को ऑब्जेक्ट को अब पहले तो शुरुआत में रखा पोल और फोकस के बीच में, अब ऑब्जेक्ट को रख देंगे फोकस पर। फोकस पर रखेंगे तो ये क्या हो गया A और ये क्या हो गया B, A और B, इसका हेड और टेल ऑब्जेक्ट का। तो एक ही चीज़ हमको याद रखनी है कि पहली रे ऑफ लाइट को क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बना देंगे। तो पहली रे ऑफ लाइट जो ऑब्जेक्ट से निकली वो कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है, ये गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और टकराने के बाद ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये फोकस से होकर गुजर रही है ऐसे। ठीक है, दूसरी रे ऑफ लाइट के लिए हम क्या करेंगे कि हम अगेन जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम अलाइन करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ। तो ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे अलाइन करा सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ और इस तरीके से ये रे ऑफ लाइट है, इसने यहाँ पर स्ट्राइक करा। स्ट्राइक करने के बाद में ये जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते वापस लौट आएगी। तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि चाहे आप इस तरफ देखें चाहे आप इस तरफ देखें, दोनों ही तरफ ये रेज ऑफ लाइट पैरेलल नज़र आ रही है और पैरेलल रेज ऑफ लाइट कहीं पर भी मिलती नहीं है। ठीक है, तो अब देखोगे कि ये जो इस तरह से टकरा रही थी, ये तो ये वाली एक इंसिडेंट रे, ये वाली दूसरी इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रेज कौन सी है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई, एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई। रिफ्लेक्टेड रे ना तो इस तरफ मिलती हुई नज़र आ रही है ना इस तरफ मिलती हुई नज़र आ रही है। पीछे एक्सटेंड मैं सिर्फ तब और तब करता हूँ जब वो मुझे ऐसा नज़र आए कि वो पीछे जाकर मिल रही है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये पीछे जाती हुई मिलती हुई नज़र आ रही थी कि यहाँ से तो ब्रॉड थी, यहाँ से नैरो थी, तो पीछे एक्सटेंड कर दो मिल जाएगी। ना तो इधर मिल रही है ना इधर मिल रही है, तो फिर पीछे एक्सटेंड करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो हम ये कहेंगे कि जब कोई रेज ऑफ लाइट कहीं पर मिलती ही नहीं है तो हम ये कहेंगे कि वो रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी पर मिलेंगी कहीं पर जाकर। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, ये बोल देते हैं। ठीक, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पोजीशन, फिर नेचर और फिर साइज। ठीक, यहाँ लिखेंगे इमेज
आप इसके नीचे लिख लेना फिगर के मेरे पास जगह नहीं है, नहीं तो दिखाई नहीं देगा स्क्रीन पर, तो मैं इधर लिख रहा हूँ। इमेज विल बी फॉर्म्ड, इमेज विल बी फॉर्म्ड, फर्स्ट लिखें उसकी पोजीशन एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। जैसे हम 8 बनाते हैं ना, ऐसे 8, ये अगर इस 8 को ऐसे लिटा दिया जाए, हॉरिजॉन्टल कर दिया जाए ऐसे, तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, तो पूरा ये शब्द इन्फिनिटी लिखने की ज़रूरत भी कई बार नहीं होती, आप सीधे सीधे बस ऐसे लिख लीजिए, ऐसे हॉरिजॉन्टल 8 बना दो तो उसको इन्फिनिटी बोल देते हैं। ठीक है, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी क्या हो गई, उसकी पोजीशन, नेचर क्या होगा। देखिए इधर वो मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है, अगर इधर मिलती हुई नज़र आती तो मैं एक्सटेंड करता, ठीक है, तो इधर तो मैं एक्सटेंड फिर करूँगा ही नहीं, रिफ्लेक्टेड रे कायदे से तो इधर आ रही है ना, तो मैं ये कहूँगा इधर ही बनेगी। तो मिरर की सेम साइड पर जो इमेज बनती है वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होती है। जो मिरर की सेम साइड पर जहाँ पर मिरर है उसी तरफ जो इमेज बनती है उसको रियल एंड इन्वर्टेड बोलते हैं। ठीक, तो सेकंड में मैं कहूँगा कि ये बनेगी हमारी, नेचर इसका कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड जो है, थर्ड इसका साइज, साइज आप लिखें हाईली एनलार्ज्ड। देखिए ऐसा ना कह दिया जाता है कि जो इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है तो वो बहुत दूर बन रही है तो वो बनेगी भी बहुत बड़ी, ऐसा कह दिया जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, 6 के 6 केसेस पहले कर दें फिर मेरे को याद दिला देना, मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है। एक सिमेट्रिकल सीक्वेंस होता है, किसी चीज़ का सिमेट्रिकल सीक्वेंस होता है। जैसे एक सिमेट्रिकल सीक्वेंस हमने प्लेन मिरर में पढ़ा था, वो सीक्वेंस ये था कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को देखा और ऑब्जेक्ट की इमेज को देखा तो हम ये कहते हैं कि प्लेन मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है वही उसकी इमेज का साइज़ होता है। एक चीज़ ये हो गई कि ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ सेम हो गया। दूसरा हमने ये देखा था कि मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट खड़ा होगा मिरर के उतनी ही पीछे उसकी इमेज बनेगी। समझ रहे हैं, मिरर के अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर में आगे खड़ा हूँ तो मेरी इमेज जो है वो मिरर से 10 सेंटीमीटर अंदर की तरफ बनेगी। तो ये क्या हो गया कि जो हमारा डिस्टेंस है मिरर से वो भी सेम है। तो पहली सिमेट्री क्या हुई, पहली सिमेट्री ये हो गई कि जो हमारा ऑब्जेक्ट, मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट है, जो हमारा साइज़ है हमारी इमेज का साइज़ भी वही है। ठीक है, सेम चीज़ें हो गई। दूसरा, जो हमारा मिरर से डिस्टेंस है, हमारा जो इमेज है इमेज का डिस्टेंस भी सेम है। तो इस वजह से हमने ये कह दिया था कि अगर हम दौड़ते हुए किसी मिरर की तरफ जाते हैं ना 5 मीटर या 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो हमारी इमेज भी हमारी तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ेगी। तो इसको कहते हैं सिमेट्रिकल सीक्वेंस, कि हम दो चीज़ों की सिमेट्री को देखते हुए तीसरी चीज़ को बोल देंगे कि वो भी सिमेट्रिकल होगी। तो ऐसा ही कुछ मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको। तो ये वाला जो पॉइंट है मेरे को लास्ट में याद दिला देना, मैं ये एक्सप्लेन करूँगा। पहले 6 केसेस करेंगे, ये समझ में आ गया होगा एट इन्फिनिटी, क्योंकि रेज ऑफ लाइट कहीं नहीं मिल रही है तो पैरेलल रेस को ये बोल दिया जाता है कि कहीं नहीं मिलती तो कहाँ मिलती है, इन्फिनिटी पर मिलती है। ठीक है, दूसरा, जो मिरर के पीछे इमेज बनती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, तो जो सामने बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये सामने बनती हुई नजर आ रही है, आप कहेंगे नहीं जी पीछे एक्सटेंड करूँगा, क्यों करोगे, पीछे मिलता हुआ दिख रहा है कुछ, जब पीछे मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, पीछे जाएगी तो भी पैरेलल जाएगी, तो इधर ही बनाओ ना, कायदे से तो इधर ही बननी चाहिए इमेज। समझ गए? अच्छा, अब तीसरा केस देखेंगे। तीसरा केस, आपको ऑब्जेक्ट की जो पोजीशनिंग है उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में रख दिया, उसके बाद इसको खिसका कर रखेंगे फोकस पर, रख दिया, उसके बाद खिसका कर रखेंगे फोकस और सेंटर ऑफ एफ और सी के बीच में, उसके बाद सी पर, उसके बाद बियॉन्ड सी, उसके बाद इन्फिनिटी। तो एक एक स्टेप हम इसको दूर लेकर जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को। तो थर्ड केस है हमारा कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन focus and center of curvature. When the object is placed between focus and
the object is placed between focus and center of curvature. ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इधर बनाइए पोल, इधर बनाइए फोकस, इधर बनाइए सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ रख दिया फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, इसको क्या बोलते हैं, ए बी। ठीक है, मिरर थोड़ा सा बड़ा बना लेना, समझ गए होगे क्यों? खैर, पहली रे ऑफ लाइट क्या निकलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो मिरर से टकराती फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, अब जो दूसरी रे ऑफ लाइट है, दूसरी रे ऑफ लाइट के लिए स्केल लेंगे और स्केल को अलाइन करेंगे कि वो ए और सी दोनों को टच करता हुआ गुजर जाए। ठीक है, तो ए और सी को टच करते हुए ये रे ऑफ लाइट मिरर को ऐसे स्ट्राइक करती है, तो जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ अलाइंड है तो जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते लौटेगी, यानी कि हमारी रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी यही होगी। तो इसको हम एक को फोकस से भी निकाल सकते हैं ना? बिल्कुल सही कहा, हम इस रे को फोकस से भी गुजार सकते हैं। हम अगर इस रे को फोकस से गुजारेंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी टकराने के बाद, तब भी इमेज बिल्कुल सेम पोजीशन पर बनेगी, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो इस तरीके से भी। ठीक है, अच्छा मैंने ऐसा क्यों नहीं करा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला मुझे आसान लगता है, यही इंसिडेंट रे यही रिफ्लेक्टेड रे, तो एक आसान चीज़ है, उसे आसान ही रहना, इस वजह से ऐसे करा। ठीक है, तो ये आप ये देखेंगे कि पहली वाली जो इंसिडेंट रे थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, फोकस से गुजरी तो रिफ्लेक्टेड रे ये रही, दूसरी वाली इंसिडेंट रे भी यही है और रिफ्लेक्टेड रे भी यही है। दोनों कहाँ पर मिले, यहाँ पर। तो जहाँ पर हमारी दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं उसको क्या बोल देते हैं, इमेज उसी पॉइंट पर बन रही है। समझ गए? तो आप यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर ऐसे बना लीजिए इमेज, ऐसे ए डैश और बी डैश। ठीक, तो फिर वही काम करना है, इमेज फॉर्म विल बी फर्स्ट, पहले उसकी पोजीशन बताएं। पोजीशन क्या है, सी के इस तरफ, यानी कि बियॉन्ड सी। ठीक है, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड सी। सेकंड है उसका नेचर, नेचर बताओ, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइड पर जो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड साइज बताइए भाई इसका, नहीं साइज, देखो ऑब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है तो इसका मतलब मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड का मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी। ठीक है, अब इसके बाद ये केस थर्ड हुआ। केस थर्ड के बाद केस नंबर 4 आप समझ गए होंगे कि मैंने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा था, अब मैं इसको उठाकर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दूंगा। ठीक है, तो जरा देखिएगा, अब आप कहें केस नंबर 4 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। When the object is placed at center of curvature, अब ऑब्जेक्ट को उठाकर सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया। चलिए जी, तो ये पोल हो गया। ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को उठाकर सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया, ए बी, ये ऑब्जेक्ट हो गया।
तो पहली रे ऑफ लाइट तो वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बना देंगे पहली रे ऑफ लाइट। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये मिरर से टकराते ही कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। अब जो दूसरी रे ऑफ लाइट है उसको मैं तो चाहता था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजारूं, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो गुजरेगी नहीं। कैसे, वो रखी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो ए को यानी कि ऑब्जेक्ट के हेड को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर अलाइन कर देंगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, वो मिरर से टकराएगी नहीं। जब मिरर से टकराएगी नहीं तो रिफ्लेक्शन का होगा, ठीक है। तो फिर दूसरा तरीका क्या, फोकस नज़र आ रहा है सामने, तो फोकस से गुजार दो, फोकस से गुजरेगी अगर रे ऑफ लाइट तो मिरर से टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, समझ रहे हैं। रेज ऑफ लाइट तो इनफाइनाइट निकलती है, बहुत सारी निकलती हैं, हम तो दो लेकर चलेंगे बस। एक तो हमने रट लिया बिल्कुल के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली बनानी है, हर केस में वही कर रहे हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से गुजर गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से गुजर गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से गुजर गई, ये भी वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से गुजर गई। दूसरी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार नहीं सकते इसको, तो इसलिए फोकस से गुजारते हैं। इसको फोकस से गुजारा, तो जैसे ही मिरर से टकराएगी, मिरर से टकरा के ये ऐसे आ जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। भाई पैरेलल होते ही ये दिखाई दिया कि यहाँ पर मिल गई, यानी कि एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही हमारा इमेज बन गई, समझ गए। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो इमेज को क्या बोलेंगे, ए डैश बी डैश। सोमेन दिखाई दे रहा है, जूम करके दिखाऊं, दिख रहा है ना, ठीक है। अब इसके बाद आप नोट करें, इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड विल बी, इमेज फॉर्म्ड विल बी फर्स्ट, क्या देखेंगे उसकी पोजीशन के, इमेज बन कहाँ बन रही है, कहाँ बन रही है, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर या सिंपली सी भी बोल देंगे तो भी चलेगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सी। सेकंड, उसका नेचर क्या है, भाई इस तरह बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड, उसका साइज बता दो जरा, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है बिल्कुल सेम वही साइज बन गया इमेज का भी, ठीक है। तो ये इमेज की प्रॉपर्टीज हो गई केस नंबर 4 में। फिर देखूंगा केस नंबर 5। केस नंबर 5 में क्या है कि आप ऑब्जेक्ट को खिसका कर बियॉन्ड सी रख देंगे, when the object is placed beyond C, case number 5। when the object is placed beyond C, when the object is placed beyond C, ऑब्जेक्ट को C के बियॉन्ड रख दिया जाए, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रख दिया, यहाँ पर रख दिया, ये है ए और बी, ठीक है। अब क्या करिए, एक रे ऑफ लाइट तो वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाएंगे एक रे ऑफ लाइट ये होगी, जैसे ही ये मिरर को टकराएगी ये फोकस से उधर गुजरेगी, ठीक है। अब दूसरी रे ऑफ लाइट बहुत आसान है जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाई दे रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधी निकाल दो। हमने क्या करा, एक रे ऑफ लाइट को यहाँ से नजदीक
ये हो गया सी। तो एक रे को मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारा तो ये जैसे जाएगी ये टकरा के वैसे ही वापस आएगी। तो आप ये देखिएगा कि एक रिफ्लेक्टेड रे तो ये हो गई, एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई, दोनों कहाँ मिल रही हैं? इस पॉइंट पर। तो यहीं पर हमारी इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश, समझ गए? यहाँ पर हमारी इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। तो फिर वही इमेज फॉर्म्ड इमेज फॉर्म्ड विल बी, इसका पहला पोजीशन बताइए कहाँ बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन जाएगी इमेज। सेकंड रियल एंड इन्वर्टेड, उसका नेचर बिल्कुल सही, रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड बताइए डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज दिखाई दे रही है कि छोटी है। और केस नंबर 6 देखिए। केस नंबर 6 क्या है कि अब ऑब्जेक्ट को बिल्कुल दूर कर दिया, कहाँ भेज दिया? बहुत दूर, इंफिनिटी पर। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, when the object is placed at infinity, ये हो गया पोल। और अब हम ये बात करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का आप ये सोचिएगा कि जब हमने यहाँ पर इमेज की बात करी थी, तो जब रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर हम कहते हैं कि इमेज बनती है। जहाँ रिफ्लेक्टेड रेज मिलती है वहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज मिल नहीं रही थी, पैरेलल थी। तो इसका मतलब क्या है? हमने बोल दिया कि इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब हमने कहा कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है। भाई जब इन्फिनिटी वाली इमेज दिखाई नहीं दे रही तो इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट कहाँ से दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि जब इमेज इन्फिनिटी पर बन रही थी तो रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल जा रही थी। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इंसिडेंट रेज पैरेलल आएंगी। किसके पैरेलल आएंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। वो हमारी मर्जी है, आप चाहो तो किसी के भी पैरेलल ले सकते हो, लेकिन इंसिडेंट रे के पैरेलल लेने पर हमें एक फ़ायदा हो जाएगा। देखिएगा क्या हमने कहा, एक रे ये आ रही है और एक रे ये आ रही है, इधर है फोकस। तो जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है रे, वो कहाँ पर आकर टकराती है जी? कहाँ से गुजरती है? फोकस पर। ये वाली रे जो है ये भी आकर कहाँ पर जाएगी? फोकस पर जाएगी। तो इसका मतलब दोनों रेज ऑफ लाइट कहाँ मिल रही हैं? फोकस पर मिल रही है। तो आपका इमेज कहाँ बन गया? फोकस पर बन गया, ठीक है। तो आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पर था तो इमेज बन गई इन्फिनिटी पर, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज बन गई फोकस पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को तो दिखा नहीं पाओगे, तो यहाँ ऐसे लिख दो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का ये सिंबल होता है। यहाँ पर इमेज को तो हम दिखा नहीं पाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे इमेज एट इन्फिनिटी। अभी ये थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करना बाकी है, ये 6 केस कंप्लीट हो जाए फिर बताऊंगा। इमेज फॉर्म्ड विल बी, इमेज फॉर्म्ड विल बी, पहले तो इसकी पोजीशन बताइए, फोकस एट फोकस, एट फोकस यानी कि कहाँ? एफ पर बन गई। सेकंड रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइड पर बनने वाली इमेज रियल और इन्वर्टेड ही होती है। और थर्ड क्या होगी? हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ये जो पॉइंट साइज इमेज होती है इसी को हम हाईली डिमिनिश्ड इमेज बोल देते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। ये हो गया। अब जरा देखिएगा इनको, इन केसेस को याद कैसे रखा जाए। इन केसेस में कभी भी हमसे कुछ भूल ना हो, तो आप ये देखिएगा कि जो केस 1 है,
केस 1 केवल एक अकेला केस ऐसा है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है, बाकी सब में रियल और इन्वर्टेड बन रही है। तो इसका मतलब क्या है कि केस 1 थोड़ा सा अलग केस है। और जो नेचर है, नेचर याद करने में मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी, बस पहले केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट, बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड याद रहेगा, सब में रियल एंड इन्वर्टेड। अब बात करते हैं पोजीशन की। तो पोजीशन जो है, पोजीशन में एक सिमेट्रिकल सीक्वेंस है। क्या ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को मैंने पहले पोल और फोकस के बीच में रखा था, अब फोकस पर रख दिया, फिर मैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखता हूँ, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, फिर बियॉन्ड सी और फिर इन्फिनिटी, यानी कि धीरे 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 ऑब्जेक्ट दूर जाता जा रहा है। इमेज उल्टा करेगी काम, इमेज धीरे 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 पास आती रहेगी, समझ गए। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर क्या होगा कि जो आपने फोकस पर रखा, तो जो आपकी इमेज थी वो कहाँ पर बन रही थी, इन्फिनिटी पर बन रही थी, ठीक है। फिर आपने क्या करा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कर दिया इसको। अब आपने ऑब्जेक्ट को फोकस और एफ और सी के बीच में कर दिया, तो जो इमेज इन्फिनिटी पर थी वो थोड़ा सा नज़दीक आई, वो कहाँ आ गई, बियॉन्ड सी आ गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया, सी पर रख दिया, तो ये थोड़ा सा और नज़दीक आ गई। अब कहाँ पर आ गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आ गई। फिर आपने क्या करा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया, बियॉन्ड सी पहुंचा दिया ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ आ गई, एफ और सी के बीच में आ गई। अब आपने ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, तो इन्फिनिटी पर भेज दिया उसको, तो जो हमारी इमेज है वो कहाँ आ गई, फोकस पर आ गई। तो धीरे धीरे जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस से दूर दूर जाता जा रहा है, और जो इमेज है वो फोकस के नज़दीक आती जा रही है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखें कि ये हो गया हमारा पोजीशन का सिस्टम। तो पोजीशन का सिस्टम क्या है, ये ऑब्जेक्ट पहले फोकस पर था, इमेज कहाँ थी, इन्फिनिटी पर, सही है। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट को फोकस से थोड़ा सा दूर करा, तो वो इन्फिनिटी से थोड़ा सा नज़दीक आ जाएगी, यानी कि बियॉन्ड सी आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करा कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ले आया, तो इमेज आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन जाएगी। फिर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर ले जाए, तो इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन जाएगी। फिर आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर भेज दिया, तो आपकी जो इमेज है वो फोकस पर आकर खत्म। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर फोकस से, केस 1 को एक्सेप्शनल केस मानते हुए छोड़ दीजिए, आपने फोकस से शुरू करा था ऑब्जेक्ट को, वो भागते भागते इन्फिनिटी पर चला गया, इमेज जो इन्फिनिटी पर थी वो भागते भागते वापस फोकस पर आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पोजीशन याद करनी है कि ऑब्जेक्ट धीरे धीरे दूर जाता है और इमेज धीरे धीरे पास आती है। उसके बाद हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, तो रिवर्स ऑर्डर में फिर हम एक सिमेट्री बनाने की कोशिश करेंगे। जरा देखो, आखिरी केस क्या था, सिक्स्थ केस में मुझे दिखाई दे रहा है कि इमेज नन्ही सी बन रही, बिल्कुल जरा सी, पॉइंट साइज जिसको हम बोल देते हैं हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब खत्म, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, बहुत छोटी। अब क्या हुआ, अब ये थोड़ी सी बड़ी हो गई, इससे पहले वाले केस पर आए, थोड़ी सी बड़ी हो गई, डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड और डिमिनिश्ड, इसमें डिमिनिश्ड तो हाईली डिमिनिश्ड से बड़ी होगी ना, बहुत छोटा और छोटा, उसमें छोटा तो बहुत छोटे से बड़ा होगा ना, ठीक। तो हाईली डिमिनिश्ड के बाद डिमिनिश्ड हो गई, यानी कि थोड़ी सी बड़ी हुई। डिमिनिश्ड के बाद थोड़ी और बड़ी हुई, क्या हो गई, सेम साइज़ की हो गई। सेम साइज़ के बाद थोड़ी और बड़ी हुई, यानी कि मैग्नीफाइड हो गई, तो मैग्नीफाइड के बाद हाईली मैग्नीफाइड ही होगी, हाईली एनलार्ज्ड ही होगी। तो ये एक सीक्वेंस है कि जिस तरह से हम ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट दूर भागता जा रहा है एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, इमेज एक एक करके स्टेप बाय स्टेप नज़दीक आती जा रही है, इसी तरह से जो इमेज का साइज़ है, अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में देखूँ तो इमेज का साइज़ धीरे 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 बड़ा होता जा रहा है। हाईली डिमिनिश्ड के बाद डिमिनिश्ड हुई, डिमिनिश्ड के बाद सेम साइज़ हुई, सेम साइज़ के बाद एनलार्ज हुई, एनलार्ज के बाद तो हाईली एनलार्ज ही होगी, ठीक है। समझ गए, याद रह जाएंगे सारे केसेस, ठीक है। ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, इमेज पास आ रही है। और जो रिवर्स ऑर्डर में हम देखेंगे, तो रिवर्स ऑर्डर में हमारी जो इमेज का साइज़ है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, सेम साइज, एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, ये हो गया, ठीक है, समझ गए। और जो पहला केस है, पहला केस थोड़ा अनोखा है, क्योंकि वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बस यही बन रही है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट यहाँ मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, तो हमने इनको पीछे मिला दिया। हर केस में आप ये देखिएगा, एक रे ऑफ लाइट में क्या ले रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो मैं ले ही रहा हूँ वो मैंने लास्ट वाले केस में भी लिया, ठीक। बस एक केस ऐसा था जहाँ पर, और बाकी सारी रेज ऑफ लाइट हम क्या ले रहे हैं, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है। लेकिन एक केस ऐसा था जहाँ पर हम बैठे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पर थे, तो फिर हम इंसिडेंट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे गुजारेंगे, गुजार भी दिया ज़बरदस्ती, तो फिर वो मिरर से टकराएगी नहीं। तो हमने इस केस में क्या करा कि एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से होकर गुजर गई, दूसरी फोकस से होकर गुजरी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, जहाँ दोनों स्ट्राइक कर गई, इमेज बन गई।
समझ गए? 6 के 6 केसेस आसानी से याद भी हो जाएंगे, ठीक है? चलिए जी, ये करने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आप नोट करेंगे। सोमेन क्लियर है? चलिए ठीक है, अगला टॉपिक नोट करेंगे आप। ये मिटा रहा हूँ इधर से। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, इसमें नोट करेंगे। साइन कन्वेंशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर की बात हम कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने कॉनकेव मिरर की बात करी। अच्छा, जैसे यहाँ पर 6 केसेस है ना, तो जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, वहाँ पर 2 ही केसेस, ठीक है? तो साइन कन्वेंशन का मतलब ये है कि जो हम डिस्टेंसेस लेंगे वो डिस्टेंसेस किस तरीके से मेजर करे जाएंगे, कहाँ पॉजिटिव लेना है, कहाँ नेगेटिव लेना है, ये देखिए। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, all distances are measured from pole considering it as origin. Considering it as origin, all distances are measured from pole considering it as origin. सेकंड लिखेंगे, the distances measured towards the left from the pole are taken as negative, are taken as negative, while the distances measured towards towards the right from the pole are taken as positive, ठीक है? थर्ड लिखेंगे, the distances measured in the distances measured in the upward direction from the distances measured in the upward direction from the principal axis are taken as positive
while the distances measured in the downward direction are taken as negative, आप बुक में देखेंगे तो बुक में डेफिनेशन लिख रखी है कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर पॉजिटिव, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर नेगेटिव। वो भी सेम चीज़ है, ये भी सेम चीज़ है, ठीक है। मान लीजिए अभी जैसे कॉन्केव मिरर की बात करी है, तो मान लीजिए जैसे ये कॉन्केव मिरर है, तो ये इसका पोल हो गया। अब मान लो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है और इमेज हमारी यहाँ पर बन रही है, बता दो कि कौन सा केस है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा? एंड फोकस, बिल्कुल सही। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट, अच्छा ये कैसे पता चला कि हमारी इमेज एक तो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है और दूसरा क्या बन रही है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, यानी कि एनलार्ज बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है। तो मैग्नीफाइड इमेज एक ही केस में बनेगी, ठीक है, और किसी केस में नहीं है। मैग्नीफाइड इमेज इस केस में बनेगी, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है। तो अगर मेरे से ये पूछा जाए कि भाई आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताओ, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आप पोल से मेजर करोगे ऐसे। तो पोल को कंसिडर करा जाता है जैसे कि कार्टेशियन सिस्टम में, कार्टेशियन सिस्टम मतलब जो आप ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ में जो ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन से राइट की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव है, लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव है, ऊपर की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव है और नीचे की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव है। वही कहानी यहाँ पर भी है कि पोल से लेफ्ट की तरफ आप चलेंगे तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ऐसे ही आप इमेज का डिस्टेंस अगर नापेंगे तो वो भी नेगेटिव। मान लो ये 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो -10 बोलेंगे उसको, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये हमारा 15 सेंटीमीटर है तो हम इसको -15 सेंटीमीटर बोलेंगे। अब अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट की हाइट पूछी जाती है कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, तो भाई ऑब्जेक्ट तो सीधा खड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट की हाइट मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर ही बोलेंगे। मान लो ये 8 सेंटीमीटर है तो इसको 8 ना बोलकर -8 सेंटीमीटर बोलेंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है उसको हम u लेते हैं, इमेज डिस्टेंस को v लेते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h1 लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज को h2 लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज इतना ही कर लीजिए। केसेस तो सबको क्लियर है ना, ठीक है। ये डायग्राम बनाने की जरूरत है, बस साइन कन्वेंशन नोट कर लिया सफिशिएंट। कल का ऑफ रहेगा और जब नेक्स्ट आपकी साइंस की क्लास होगी ना ट्यूसडे, जरा ये केसेस वगैरह सब अच्छे से लर्न करके आना, क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है।